हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल फिजिक्स हब में। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, उसके पीछे उसका क्या लॉजिक है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि लाइट रे क्या होती है, लाइट बीम क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। इसके बाद हमने देखा कि मीडियम ऑफ लाइट क्या होती है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी सरफेस पर लाइट की रेज़ आकर फॉल होती है, लाइट की रेज़ आकर गिरती है, तो वहाँ पे क्या क्या होता है। तो ये एक्स वाई एक सरफेस है, एक्स वाई एक सरफेस है और इस पर एक रे आकर गिरती है ए बी। तो इस केस में यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो अब हम देखेंगे इस केस में पहला ये चीज़ हो सकता है कि वो लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाए, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चली जाए। ये पहला केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो लाइट या तो इस तरफ या इस तरफ, मतलब कि उस मीडियम के अंदर चली जाए। ये दूसरा केस हुआ, मतलब कि उस सरफेस को क्रॉस कर जाए। और तीसरा केस हुआ कि वो लाइट वहीं से गायब हो जाए, मतलब कि न रिफ्लेक्ट हो, न वापस जाए और न उस मीडियम में इंटर करे, गायब हो जाए लाइट। लाइट का गायब होना मतलब कि वो लाइट वहीं पे ऑब्जर्व हो जाए। तो अब हम विजुअल देखते हैं। ये है लाइट का रिफ्लेक्शन। लाइट उस सरफेस पर आने के बाद वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जा रही है। और इस फिगर में लाइट उस सरफेस पर फॉल तो कर रही है, बाउंस बैक ना होने के बजाय इस मीडियम में अंदर आ जा रही है, उस मीडियम के अंदर चली जा रही है। तो ये था रिफ्रैक्शन। और ये तीसरा केस है कि लाइट आ तो रही है लेकिन कहीं भी जा नहीं रही है, वो वहीं पे ऑब्जर्व हो गई। तो ये तीन केस पॉसिबल हैं अगर लाइट किसी सरफेस पर फॉल होती है तो इस चैप्टर में हम पहला केस पढ़ेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम जानेंगे कि किसी सरफेस पे जाना और फिर वापस उसी मीडियम में आना। इस प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फेनोमेनन इन विच रे या बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस एंड बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। तो ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वैसा प्रोसेस, वैसी फेनोमेना जिसमें लाइट की रे किसी सरफेस पर फॉल होती है और सेम उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, तो उस फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि लाइट रेज का या बीम का एक सरफेस पे जाना और टकरा कर वापस उसी मीडियम में वापस आ जाना लाइट का रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इसे हम विजुअल देखते हैं। मेरे पास ये एक मिरर है, दिखाते हैं हम आपको लाइट का रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है। एक मिरर है और ये एक लेज़र है। जब मैं ये लेज़र से लाइट की रे को मिरर के ऊपर फॉल कराता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि लाइट की जो रे है वो मिरर पर जाने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होकर इसी डायरेक्शन, इसी मीडियम में आ रही है। ये इसको क्रॉस करके उस तरफ नहीं जा रही है। तो ये था विजुअल लाइट के रिफ्लेक्शन का, कि लाइट रिफ्लेक्ट आखिर कैसे होती है, वापस आना आखिर बोला क्या जाता है, किस चीज़ को बोलते हैं लौट कर वापस आना। तो अब हम समझेंगे इसके कुछ टर्मिनोलॉजी को। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ टर्म्स को यूज किए जाते हैं, उनके बारे में अब हम देखेंगे। पहला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? द सरफेस एट विच रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, मतलब कि जिस सरफेस पर रिफ्लेक्शन अकर होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे कि हमारा ये है, इस पर हमारी जब लाइट की रेज आ रही हैं तो उस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये जो सरफेस है वो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
दूसरा है इंसिडेंट रे, द रे विच फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि वो रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल हो रही है उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो इसमें आप देख सकते हैं एक्स वाई इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो एक्स वाई है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जो ए ओ रे है, ए ओ, उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। ए ओ ये जो रे है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। तीसरा है रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच गॉट रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सरफेस, मतलब कि वैसी रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट की गई हो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसमें जो ओ बी रे है वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। चौथा हमारा पॉइंट है नॉर्मल। नॉर्मल किसे बोलते हैं? तो इट इज़ द लाइन विच इज एट राइट एंगल टू द सरफेस, मतलब कि वैसी लाइन जो सरफेस के साथ राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाती हो उसे बोलेंगे नॉर्मल। इसमें ओ एन जो लाइन है वो नॉर्मल लाइन होगी। तो अब कुछ और टर्म्स हैं उनको अब हम देखते हैं। तो अगला पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल, मतलब कि वो पॉइंट जिस पर इंसिडेंट रे फॉल होती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आकर फॉल होती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमने जो नॉर्मल बनाया ये नॉर्मल है हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर और ये इंसिडेंट रे है। हम ये मान रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। तो इंसिडेंट रे इंसिडेंट पॉइंट पर आकर मिली तो ये जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप समझ पा रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। अगला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनाया गया हो। ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम एक बार आपको फिर से समझाते हैं। अगर ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दोनों के बीच बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दोनों के बीच बनेगा। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। ये कुछ टर्म्स थे, इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जो रिफ्लेक्शन को पढ़ने में हमारी बहुत मदद करेंगे। तो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि किसी सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो कुछ पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करके होता है। ऐसे ही एवं नहीं कुछ भी हो जाता, एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करके लाइट की रेज किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अब उन दो लॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। जब हम 10 क्लास में होते हैं तो ये हम रट तो लेते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आता है ये जो प्लेन वर्ड को इंट्रोड्यूस किया है ये किस लिए किया है, इसको कैसे हम समझेंगे, ये हम समझ नहीं पाते। वो मैं आज आपको समझाऊंगा। अगर किसी सरफेस पर लाइट की रे आकर फॉल हुई और वो रे अगर रिफ्लेक्ट हुई, उस पर हमने एक नॉर्मल बनाया, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। तो पहला लॉ हमें ये बताता है
कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इसके कहने का मतलब ये है, प्लेन बोलने का मतलब ये है कि अगर हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल को लेते हैं तो ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है इंसिडेंट रे जिस प्लेन में हो उसी प्लेन में ये नॉर्मल भी हो और उसी प्लेन में ये रिफ्लेक्टेड रे भी हो। किसी का प्लेन नहीं बदलना चाहिए। एक पेपर का प्लेन जो है, प्लेन आप समझ सकते हैं 2D, मतलब कि लाइट की जो रेज हैं वो बस 2 ही डायमेंशन में घूमनी चाहिए, 2 ही डायमेंशन में आनी और जानी चाहिए। जो नॉर्मल है वो भी उसी डायमेंशन में होना चाहिए, वो किसी अलग डायमेंशन में नहीं हो सकता। तो पहला लॉ हमें ये बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे यहाँ पे आया, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे और नॉर्मल हमने यहाँ बनाया हुआ है। तो ये था पहला लॉ। अब दूसरा लॉ क्या होता है? रिफ्लेक्शन का दूसरा और इम्पॉर्टेंट लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होते हैं। तो इस लॉ के बारे में हम थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे। हमें ये रटना नहीं है, हमें इसको फील करना है। लॉ कोई स्टेटमेंट नहीं होता, लॉ एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है जो इस लाइट रे के लिए रिफ्लेक्शन के हर पर्टिकुलर केस में फॉलो होना चाहिए। तो इस लॉ को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू ये समझाता हूँ। आपने आज से पहले रिफ्लेक्शन का ये लॉ शायद ही इस तरह से समझा होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस लॉ को हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इस लॉ को इस तरह से आपने शायद ही पहले कभी पढ़ा या शायद ही पहले कभी समझा होगा। तो आइए बताते हैं आपको ये कहानी। इसमें एक भूखा कौवा है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। वो एक बिल्डिंग पर बैठा हुआ है। एक रोड के जस्ट अपोजिट उस एक पेड़ पर उसका घोंसला है और रोड पे एक चूहा इधर से उधर लेफ़्ट राइट कर रहा है। तो जब कौवा चूहे को देखेगा तो उसके दिमाग में क्या बात आएगी कि जल्दी से जल्दी इसे पकड़कर आराम से अपने घोंसले में जाऊं और उसे आराम से खाऊं मैं। तो लाइट का भी इंटेंशन यही होता है। तो अब हम समझेंगे इस कहानी को कि अगर कौवे को इस चूहे को पकड़कर कम से कम समय में, मिनिमम समय में अपने घोंसले तक जाना है तो वो क्या करेगा। तो कौवा क्या करेगा कि यहाँ से उड़ेगा और चूहे को जहाँ भी पकड़ेगा वहीं से सीधा लेके घोंसले की तरफ जाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि कौवे ने चूहे को कहीं यहाँ पे पकड़ा होगा। तो अब यहाँ से सीधा वो उड़ के घोंसले की तरफ जाएगा। तो अगर कौवे को घोंसला ठीक से यहाँ दिख नहीं पाता तो वो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये जो घोंसला है वो इतना ही नीचे है। अगर ये x सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है तो ये भी x सेंटीमीटर की ऊंचाई पे अपना घोंसला देखेगा कि हमें यहाँ से चलना है और सीधे हमें यहाँ पे पहुँचना है। तो बात वही हुई ना कि यहाँ से पकड़े यहाँ पे जाए या सीधे यहाँ से यहाँ तक जाए। तो कौवे के दिमाग में ये आएगा कि हमें ठीक है यहाँ से चलना है और यहाँ पे पहुँच जाना है। बात तो ऑलमोस्ट वही हुई। तो कौवे की जगह पे अगर लाइट होती तो क्या सोचती वहाँ पे? लाइट कैसे सोचती है हम ये आपको फील कराना चाह रहे हैं। बस जो मैंने पहले आपको बताया था कि लाइट इज़ इन हरी, उसको यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे कि लाइट को जल्दी होती है कि कम से कम समय में अपना काम ख़त्म करें, वो बस हम समझ रहे हैं यहाँ पे। तो हमने ये समझा अभी तक कि कौवा है, चूहे को यहाँ पे पकड़ता है और अपने घोंसले में जाता है। तो हमने एक इसका रिफ्लेक्शन बना दिया। अब देखते हैं हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप। अब इसमें हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो हम एक फ्रेश फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर कैसे होता है। तो आइए हम समझते हैं इस फिगर को कि ये स्टोरी का जो फिगर बनाया हमने
उसके ज्योमेट्री को थोड़ा सा समझते हैं। तो हम देखते हैं कि इन ट्रायंगल सी डी एफ और सी डी ई में एंगल सी डी एफ इक्वल टू एंगल सी डी ई, सी डी एफ सी डी ई बराबर है। तो हम देखते हैं कि एंगल सी डी ई और सी डी एफ 90 डिग्री है। सी ई इक्वल टू सी एफ, सी ई इक्वल टू सी एफ, ये हमने ज्योमेट्री से बताया कि कौवे को यहाँ से यहाँ तक आने या जाने में जो दूरी तय करनी होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक आना और उसके सीधे नीचे जाना। तो मतलब वो रिफ्लेक्शन को सोच रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा, इसीलिए हमने लिखा ये बाई कंस्ट्रक्शन। तीसरा है सी डी इक्वल टू सी डी, मतलब कि सी डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब कि ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनस और ये साइड, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एफ सी डी और ई सी डी ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ये दोनों एंगल ये जो दोनों एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हो जाएगा। और हम ये पहले से जानते हैं कि ए सी बी और ई सी डी ये दोनों जो एंगल है ये बराबर है ओपोजिट एंगल से। तो जब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए हम आपको करके दिखाते हैं कि जब ये मान लेते हम ये थीटा है और ये वाला हमने अभी प्रूफ किया कि थीटा होगा, ये अपोजिट एंगल से दोनों है, और ये दोनों हमने अभी प्रूफ किया कि ये और ये इसके बराबर होगा, तो ये भी थीटा, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों थीटा थीटा होगा। तो अब क्या करना है हमें, हमने ये प्रूफ कर लिया कि एंगल ए सी बी और एंगल एफ सी डी मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हम एक छोटा सा काम करेंगे। अब हम इस पॉइंट पर इसको बाइसेक्ट कर देते हैं। अब हम इस पॉइंट पर इसको बाइसेक्ट कर देते हैं। तो एक एंगल ये बन के आया, एक एंगल ये बन के आया। तो अब हम क्या जानते हैं कि ये दोनों एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये है थीटा, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। फिर ये वाला एंगल कितना है 90, ये कितना है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 90 माइनस थीटा। मतलब कि हमें यहाँ पे क्या मिला, मतलब कि हमें यहाँ पे क्या मिला कि एंगल ए सी एन इक्वल टू एंगल एफ सी एन इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये दोनों 90 माइनस थीटा डिग्री आ गया। तो ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल कुछ नहीं बल्कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। समझ सकते हैं हम लोग कि ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि आप लाइट के नेचर को समझो कि लाइट को डिस्टेंस मायने नहीं रखता, लाइट को किस एंगल पर मुड़ना है ये मायने नहीं रखता। लाइट एक उस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है जो मैंने आपको फर्माट्स प्रिंसिपल में बताया था कि दो पॉइंट्स के बीच हमें जाना है तो सबसे जल्दी वाला रास्ता चुनना है। वो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि हमारा रास्ता कहाँ से मुड़ा या कैसे होके हम जा रहे हैं, बस हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना है। उसी प्रिंसिपल को फॉलो करके हमने ये आपको प्रूफ करके दिखाया कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो अब हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये आज समझ लिया कि एंगल आई एंगल आर के बराबर क्यों होता है।
तो आई होप कि अब आज के बाद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये लॉज कैसे बने, कैसे उसको विजुअल किया गया, कैसे उस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, इसके पीछे जो कहानी थी वो मैंने आपको बताया आज। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो इस थ्योरी में, इस कंसेप्ट में, अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, आप अगर मेरे से पूछना चाहें तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जल्द ही मेरा एक्सपेरिमेंट और डिमॉन्स्ट्रेशन का पार्ट 2 वीडियो आने वाला है। उसमें मैं ये दिखाऊंगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में I=R होता है तो सही में होता है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। मतलब कि हमें रटना नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था कि रटना कुछ नहीं है, हम करके देखेंगे और तब सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।